धीरे धीरे जैसे ही मेरी आंख खुली तो सर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगा था। लेकिन जैसे ही मेरी खुद पर नजर पड़ी, मैं हैरान रह गई। मैं दुल्हन के कपड़े पहने हुए थी और सामने मेरी नौकरानी भी बैठी थी। उसकी भी हालत बहुत बुरी हो रखी थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी पूछती कि तभी वो बुढ़ा कमरे के अंदर आया और हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गया। कहने लगा, मेरी दोनों दुल्हनों का मैं कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज मेरी ये तमन्ना पूरी होगी। मेरी भी आज सुहाग रात होगी, वो भी दो दो दुल्हनों के साथ। एक साथ मैं अपनी हसरतें पूरी करूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई और गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन उसे हम लोगों पर तरस नहीं आया। वो हम दोनों को पकड़कर बेड के पास ले गया और झटके से फेंक दिया। वो भले ही बूढ़ा था, लेकिन उसमें अभी भी बहुत ताकत थी और इसीलिए उसने हम दोनों को अपने काबू में कर रखा था। इसके बाद उसने हम दोनों को एक साथ, हमारी चीखें उस पूरे कमरे में गूंज रही थीं। लेकिन वो बुढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्म जन्म से इसी दिन का इंतजार कर रहा था और इसीलिए वो रुकने का नाम। मेरा नाम सलोनी है। मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। उसके बाद से कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी जिम्मेदारी लेता। मैं उस वक्त मात्र 7 साल की थी। माँ बाप को खोना क्या होता है, उनके बिना कैसे जिया जाता है, ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं तो बस दिन भर अपने मम्मी पापा को याद करके रोती रहती थी। लेकिन भगवान का इतना एहसान था कि अभी मेरी नानी जिंदा थी और इसीलिए वो मुझे अपने साथ ले गई। मेरी नानी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैंने जब ये सोचा कि अब मैं नौकरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और अपनी नानी के साथ खूब एंजॉय करूंगी, उन्हें अपने कमाए हुए पैसों से अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर ला कर दूंगी, उन्हें कई जगह घुमाने ले जाऊंगी। लेकिन मेरा ये सपना धरा का धरा ही रह गया। मेरी नानी एक दिन मुझे छोड़कर चली गई। एक रात वो ऐसी सोई कि फिर कभी उठी ही नहीं। न जाने भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहा था जो उसने मेरे हर एक अपने को मुझसे छीन लिया था। अब इस दुनिया में मेरा अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी जब भगवान जिंदगी देता है तो आपको जीना ही पड़ता है और मैं भी खुद के लिए जीना सीख चुकी थी। मेरा कोई खास दोस्त भी नहीं था जिसके साथ मैं अपनी खुशियां और अपने गमों को बांट सकती थी। लेकिन इसी अकेलेपन ने मुझे बहुत मजबूत भी बना दिया था। मैं कभी भी किसी का सहारा नहीं मांगती थी। अब हर चीज से लड़ने की ताकत मुझ में आ चुकी थी। लेकिन फिर भी आखिर मैं भी तो एक इंसान थी। मुझे भी तो कभी न कभी किसी की जरूरत महसूस होती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने कई अच्छी कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई किया और फिर बहुत जल्द ही मुझे मेरी काबिलियत के दम पर मुंबई जैसे शहर में नौकरी मिल गई। मैं भी इस शहर को छोड़कर जाना चाहती थी क्योंकि ये शहर भले ही मेरा अपना था, लेकिन इससे जुड़ी हुई मेरी यादें मुझे हर पल तंग करती रहती थी। मुझे मेरे अपनों की यादें सताती रहती थी। इस वजह से मैं नानी के घर को ताला लगा चुकी थी और वहां से मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने के लिए जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था। हालांकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी क्योंकि मुझे काफी अच्छी सैलरी पर रखा गया था और नानी ने भी मेरे नाम पर काफी पैसा जमा किया था। लेकिन मैं किसी बंद फ्लैट में नहीं रहना चाहती थी। मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली थी और इसीलिए इन चिड़ियाघर जैसे डिब्बों में रहना मुझे नहीं आता था। मेरा तो ऐसे घरों में दम घुटता था। ऐसी जगह पर मैं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसी जगह रहने को मिले जहां कम से कम मैं सांस तो ले सकूं, जहां मुझे कुछ पेड़ पौधे दिखें, पक्षियों की आवाजें सुनाई दें। और इसी बीच मेरे पास मेरे एक कॉलेज के क्लासमेट का कॉल आया। उसने सबसे पहले तो मुझे मेरी नौकरी के लिए कांग्रेचुलेशन कहा। उसके बाद वो कहने लगा कि दरअसल मुझे पता चला कि तुम मुंबई में ही शिफ्ट हो रही हो, तो जहां तक है तुम्हें रहने के लिए वहां कोई जगह भी चाहिए होगी। मैंने कहा हाँ वो तो है, लेकिन तुम तो जानते ही हो ना कि ये इतना बड़ा शहर है कि यहाँ पर रहने के लिए अच्छी जगह आसानी से भला मिलती ही कहाँ है। वो कहने लगा हाँ वो तो मैं जानता हूँ और इसीलिए मुझे जैसे ही ये बात पता चली कि
कि अब तुम मुंबई में ही रहोगी, तो मैंने तुम्हें फोन किया। दरअसल मैं अपने मॉम और डैड के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहा हूँ और जो मुंबई में हमारा घर है वो बिल्कुल खाली रहेगा। हमें भी किसी केयर टेकर की जरूरत थी जो हमारे घर का अच्छे से ख्याल रख सके, क्योंकि इस घर से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं और हम इसीलिए उसे बेचना नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा भरोसेमंद इंसान हमारे घर के लिए हमें मिल ही नहीं रहा था जिसे हम इसकी जिम्मेदारी दे सके। लेकिन जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि तुमसे बेहतर मेरे घर में रहने के लिए और कोई हो भी नहीं सकता है। मेरी भी समस्या का समाधान हो जाएगा और तुम्हें भी रहने के लिए एक अच्छा घर मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं तो खुशी से उछल पड़ी थी। वो कहने लगा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरे घर में रहना चाहोगी? मैंने कहा, नेकी और पूछ तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी है। सच कहती हूँ, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो कहने लगा, ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये मेरी भी जरूरत थी। मुझे भी तुम्हारे जैसा ही कोई अच्छा इंसान चाहिए था। चलो ठीक है, तो फिर अब ये बात तय रही। कल तुम मुझे सुबह 8 बजे मिलना। मैं तुम्हें अपने घर की चाबी पकड़ा दूंगा और घर भी दिखा दूंगा, क्योंकि कल रात की फ्लाइट से हम लोगों को निकलना भी है। मैंने तुरंत ही उसे हाँ कहा। अगले दिन मैं उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई और वहां पहुंचकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था, क्योंकि वो घर तो वाकई में बहुत खूबसूरत था। वो एक छोटा सा बंगलो टाइप का था जिसमें अंदर काफी बड़ा गार्डन था, झूला भी था, ढेर सारे पेड़ पौधे थे और अंदर से भी वो घर काफी खूबसूरत था। इतना प्यारा घर मुझे रहने के लिए मिल सकता है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने उसी दिन उस घर में शिफ्ट कर लिया। अगले दिन से मैं अपनी जॉब पर जाने लगी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे खाने पीने से रिलेटेड बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे जल्दी ही ऑफिस के लिए निकलना पड़ता था और कई बार रात तक लौटते हुए मुझे देर भी हो जाती थी और ऑफिस की थकान की वजह से कुछ भी बनाने का मन नहीं करता था। बाहर का खाना भी आखिर मैं कब तक मंगा कर खाती, और इतने बड़े घर में मुझे अकेले रहते हुए थोड़ा सा डर भी लगता था, क्योंकि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई थी। लेकिन मैं क्या करूं, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन जब मैं अपनी सीट पर काफी परेशान बैठी हुई थी, तभी मेरी कलीग कंचन मेरे पास आई। वो पूछने लगी, सलोनी क्या बात है, क्या काम का प्रेशर ज्यादा है? मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो हैंडल हो रहा है, बस घर ही हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। वो कहने लगी, आखिर घर में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, तुम तो जानती हो कि मैं अकेली रहती हूँ और इस वजह से खाने पीने का कोई भी रूटीन नहीं है। यहाँ से जाने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ। घर भी पूरा अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। घर की साफ सफाई करने का भी ठीक से टाइम ही नहीं मिलता है। इन सारी चीजों को मैं अकेले कैसे मैनेज करूँ, कुछ समझ नहीं आता। कंचन कहने लगी, तो तुम एक काम करो ना, तुम कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती हो? उसके बात सुनकर मैंने कहा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे नौकरानी भला मिलेगी कहाँ से? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। इस पर कंचन कहने लगी, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना, मेरे घर पर जो नौकरानी आती है मैं उससे बात करके देखती हूँ। हो सकता है वो किसी को जानती हो जो तुम्हारे घर जाकर सारा काम कर सके। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, फिर तो तुम जरूर बात कर लेना। 2 हफ्ते के बाद ही कंचन ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर के लिए नौकरानी तो मिल गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो कहने लगी, दरअसल वो लड़की गांव की है और वो यहाँ पर परमानेंट रहना चाहती है, इसीलिए उसे कोई ऐसा घर चाहिए जहाँ वो 24 घंटे रह सके, क्योंकि अब वो गांव में नहीं रहना चाहती। मैंने कहा, तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बल्कि ये तो सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं खुद ऐसी ही नौकरानी चाह रही थी जो कि पूरा टाइम मेरे ही घर पर रहे। फिर तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी और मेरा घर भी खाली नहीं रहेगा। कम से कम घर लौटूंगी तो कोई तो होगा जिससे मैं बात कर सकूं, मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। कंचन ने कहा, फिर तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। ठीक है, तो फिर मैं कल ही उस नौकरानी को तुम्हारे घर भेज दूंगी। सारी बातें तय हो गई। अगले दिन वो नौकरानी, जिसका नाम रूपा था, वो मेरे घर आ गई। वो लगभग मेरी ही उम्र की थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कितनी तनख्वाह चाहिए, तो वो कहने लगी, दीदी आप जितनी भी दे देंगी चलेगा।
मैं उसकी इस बात से बहुत खुश हुई थी कि चलो कम से कम इसमें चालाकी तो नहीं है। मैंने उसे फिर अच्छी तनख्वाह पर रख लिया था। उसके माँ बाप गांव में ही रहते थे। मैंने उसे अलग से एक कमरा भी दिया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। कहने लगी, दीदी आपने तो मुझे पूरा एक कमरा दे दिया। पहले तो मैंने जिन जगहों पर काम किया है वो लोग तो मुझे किचन में ही सोने के लिए कहते थे। मैंने कहा, जब इतना बड़ा घर है तो भला तुम किचन में क्यों सोओगी? जब अलग से कमरा है तो फिर कमरे में ही रहो। वो पूछने लगी, और दीदी कमरे में जो चीजें हैं क्या मैं उनका भी इस्तेमाल कर सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, जब कमरा तुम्हारा है तो कमरे में रखी हुई चीजें भी तुम्हारी हैं। अब रूपा मेरे साथ ही रहने लगी थी। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब घर लौटने पर मुझे अकेलापन नहीं लगता था और रात को सुकून की नींद आती थी। उसके हाथ का खाना भी बहुत टेस्टी था। पूरा घर भी जो पहले अस्त व्यस्त रहता था वो बिल्कुल साफ सुथरा चमचमाता रहता था। इधर मेरा प्रमोशन हो गया और मुझ पर काम की जिम्मेदारियां काफी बढ़ गईं, जिस वजह से मुझे अपने काम से कई बार 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। उस बीच रूपा को अकेले ही रहना पड़ता था। मैं उससे पूछती थी कि वो अकेले रहने से डरेगी तो नहीं, तो कहती थी, मैं बहुत बहादुर हूँ दीदी, मैं किसी से भी नहीं डरती। उसकी बातें सुनकर मैं तो हंस ही पड़ती थी। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं 2-3 दिन के बाद अपने घर लौटी तो मैंने देखा कि एक गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी हुई थी। मैं भी उस वक्त क्योंकि अपनी कार में थी तो इसीलिए गाड़ी में कौन बैठा है ये मैं देख ना सकी। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तो मैंने सबसे पहले पलटकर उस गाड़ी की तरफ ही देखा था, लेकिन उस गाड़ी में बैठे हुए शख्स ने अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया और बस कुछ सेकंड में ही वो अपनी कार लेकर वहां से चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा, न जाने वो कौन था। मैंने सोचा हो सकता है कि कोई एड्रेस वगैरह देख रहा हो। इतना बड़ा शहर है, कई बार लोगों को पता ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। घर लौटी तो देखा कि रूपा कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। मैंने उसे आवाज भी दी, लेकिन ना जाने वो कहाँ थी। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए सोचा कि सबसे पहले कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि वो कहाँ पर है। कमरे में जैसे ही पहुंची तो ड्रेसिंग टेबल पर मेरा सारा सामान कुछ अजीब तरह से बिखरा पड़ा था। अभी मैं ये सब देख ही रही थी कि तभी पीछे से रूपा की आवाज आ गई। वो कहने लगी, अरे दीदी आप आ गईं, आपने बताया नहीं। मैंने कहा, हाँ वो मैं भूल गई थी, काम जल्दी खत्म हो गया तो इसीलिए मैं जल्दी ही वापस आ गई। लेकिन तुम कहाँ थी? तो कहने लगी, मैं तो छत पर कपड़े सुखाने गई थी। मैंने कहा, अच्छा लेकिन ये सामान सब कैसे फैला है? तो कहने लगी, मैं तो सफाई कर रही थी। मैंने सोचा कि आपको तो टाइम ही नहीं मिलता है तो मैं ही देख लेती हूँ कि अगर इनमें से कोई भी चीज एक्सपायर हो गई हो तो उसे हटा दूं। एक्सपायर चीज से आपकी स्किन को नुकसान भी तो हो सकता है ना। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ सो तो है। ठीक है, तो तुम इसमें से जो भी एक्सपायर तुम्हें दिखे उसे फेंक देना। मैं इसके बाद नहाने के लिए चली गई। खाना खाते हुए मैंने रूपा से पूछा कि तुम 2-3 दिन घर में अकेली थी, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई? रूपा कहने लगी, नहीं तो दीदी सब कुछ ठीक था, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना क्योंकि तुम इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हो, इसीलिए कभी बाहर किसी को ये मत जताना कि तुम यहाँ अकेली हो, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि जमाना कितना खराब है। रूपा कहने लगी, हाँ दीदी मैं जानती हूँ, मैंने भी एक से एक बुरे लोगों का सामना किया है और इसीलिए अब मैं भी बहुत होशियार हो गई हूँ। ये कहते हुए हम दोनों हंसने लगे। दिन इसी तरह से बीत रहे थे। एक दिन मेरे ऑफिस में पार्टी थी, इसलिए मैं जल्दी ही ऑफिस से घर आई ताकि पार्टी वाली ड्रेस पहनकर जा सकूं। लेकिन मैंने जैसे ही अपनी अलमारी को खोला तो उसमें मुझे अपने कपड़े आगे पीछे लग रहे थे। मुझे लगा हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि अब इतनी भी याददाश्त तेज नहीं रही थी जो मैं ये याद रख सकूं कि कौन सी चीजें मैंने पहले कहाँ पर रखी थी। खैर उस दिन तो मैं तैयार होकर चली गई, लेकिन जब मैं रात को लौट कर आई तो मैंने फिर से एक गाड़ी को घर के बाहर खड़ा देखा। मैं हैरान रह गई थी कि आखिर ये गाड़ी वाला कौन है। मैं जैसे ही अपनी कार से नीचे उतरी मैं तुरंत ही दौड़कर उस गाड़ी के पास जाने लगी, लेकिन आज फिर से
वो गाड़ी मुझे देखते ही वहां से चली गई। मैंने घर जाकर सबसे पहले रूपा से इस बारे में पूछा तो रूपा कहने लगी, दीदी मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ। घर के बाहर कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। देखो तुम अपना ध्यान रखना, हो सकता है किसी को शक हो गया हो कि इस घर में सिर्फ हम 2 लड़कियां ही रहते हैं और इसीलिए वो बार बार घर का चक्कर काट रहा हो। दरवाजा खोलने से पहले हमेशा आवाज देकर एक बार ये चेक कर लेना कि बाहर मैं हूं या नहीं। अगर तुम्हें किसी और की आवाज सुनाई दे तो दरवाजा कभी भी मत खोलना। रूपा कहने लगी, ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। इस सब के बीच मुझे बस एक चीज कई बार परेशान करती थी कि अक्सर जब भी मैं घर में आती तो रूपा मुझे कहीं मिलती ही नहीं थी। वो मेरे घर आने के कुछ देर के बाद ही कहीं न कहीं से लौटती थी। कभी छत पर कपड़े सुखा रही होती थी, तो कभी बाजार से सब्जी लाने गई होती थी, तो कभी बाहर गार्डन की सफाई कर रही होती थी। लेकिन मुझे लगा कि मैं बेकार ही उस पर शक कर रही हूँ। अगर वो घर से बाहर कहीं होती हो तो 5 मिनट के बाद ही आ कैसे जाती है? भला कोई जादूगरनी तो नहीं है जो प्रकट हो जाएगी? इसलिए मैंने इन सब ख्यालों को अपने दिमाग से झटक दिया। लेकिन उस दिन तो मुझ पर बिजली ही टूट पड़ी थी जब मैं 1 हफ्ते के बाद अपने घर लौटी थी। उस दिन मैं बहुत देर तक बैल बजाती रही, लेकिन रूपा ने दरवाजा खोला ही नहीं। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ हो गया हो, इसलिए मैंने तुरंत ही अपने पर्स में डुप्लीकेट चाबी को ढूंढा और किस्मत से उस दिन मेरे बैग में चाबी पड़ी हुई थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो घर में तो सब कुछ शांत पड़ा हुआ था। मैं रूपा रूपा कहती हुई हर एक कमरे के अंदर जा रही थी, लेकिन रूपा मुझे कहीं नजर ही नहीं आई। न जाने वो कहाँ चली गई थी। मैंने उसके फोन पर फोन किया तो बेल तो बज रही थी, लेकिन वो अपना फोन उठा ही नहीं रही थी। मैंने सोचा कि मैं कुछ देर इंतजार करती हूँ। मैं कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में गई और दूसरे कपड़े अलमारी से निकाल ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। गरम गरम सांसें मेरे कंधे पर पड़ रही थी। मेरे तो अचानक से पसीने ही छूटने लगे थे। मैंने उस 10 सेकंड में ही न जाने क्या क्या सोच लिया और खुद को ये समझा भी लिया कि शायद ये रूपा है। मुझे पीछे पलटकर एक बार जरूर देखना चाहिए, लेकिन आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं पीछे पलटी तो पीछे रूपा नहीं थी, बल्कि वहां पर कोई 50 साल का अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। वो मुझे देखते ही बहुत ही अजीब तरह से दांत फाड़ फाड़ कर हंसने लगा और आंखें फाड़े ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे घूर घूर कर देखने लगा। मैंने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? मैं जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करने लगी तो उसने मेरा मुंह कसकर दबा दिया। कहने लगा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती ने ही तो मुझे पागल कर दिया है। मैं कब से तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। पर अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है और इसीलिए अब मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, तुम जितना फड़फड़ाओगी उतना ही तुम्हें तकलीफ होगी, इसीलिए चुपचाप मेरी बात मान जाओ। सच कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ अगर तुम वैसा ही करोगी तो फिर मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मैंने उसे अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उससे खुद को छुड़वा ही नहीं पा रही थी। वो मुझे घसीटकर घर से बाहर ले जाने लगा। मैंने उसे कसकर धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ा कर गिर गया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ भागी तो उसने न जाने क्या ऐसा फेंक कर मेरे सर के ऊपर दे मारा कि जिसकी चोट से मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गई। और जब मेरी आंख खुली तो मेरे तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि उस वक्त एक तो मैं सर में बहुत बुरे दर्द से तड़प रही थी और दूसरा मैंने उस वक्त लहंगा पहना हुआ था और सारे दुल्हन के जेवर मेरे शरीर पर लदे हुए थे। मैं पूरी तरह से एक दुल्हन के भेष में थी। अभी मैं ये सब देख ही रही थी कि तभी जब मेरी नजर कुछ साफ हुई तो सामने मैंने रूपा को बैठे देखा। वो भी उस वक्त दुल्हन बनी बैठी हुई थी और मेरी तरह उसके भी हाथ बंधे हुए थे। मुझे होश में आते देख वो बुरी तरह से रोने लगी। कहने लगी, दीदी आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मेरी वजह से आप इस मुसीबत में पड़ गईं।
मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी वजह से? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो और ये सब हो क्या रहा है? ये बुढ़ा कौन है? इससे पहले कि रूपा मुझे कुछ भी बताती कि तभी उस कमरे के बाहर से किसी लड़की के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उस कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था, जिससे उसके बीच में बहुत सारी मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई थी और उन दरारों से बाहर का नजारा साफ देखा जा सकता था। बाहर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें बहुत सारे बेड रखे हुए थे और उन बेड को चारों तरफ से पर्दों से ढका गया था, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि तभी एक आदमी सामने पड़े एक बेड से गुस्से में उठा और वो बुढ़ा जो मेरे घर में घुसाया था, उससे वो आदमी नाराजगी से कहने लगा कि मेरे पैसे वापस करो, मेरा पूरा मूड खराब हो गया है। मैं यहाँ अपना मूड बनाने आया था, लेकिन मेरे पैसे और टाइम तूने दोनों ही खराब कर दिए। उस बूढ़े ने उस आदमी के पैसे वापस किए और वो आदमी वहां से गुस्से में तनफनाया हुआ चला गया। लेकिन तभी वो बूढ़ा उस बेड की तरफ आगे बढ़ा और उसने जैसे ही पर्दा हटाया तो मैंने देखा कि एक लड़की जंजीर से बंधी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बेचारी हाथ जोड़कर उस बुढ़े के आगे रो रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ये सब काम नहीं करूंगी। लेकिन वो बुढ़ा उस पर थप्पड़ों की बारिश करने लगा, कहने लगा, तू अब मेरे किसी काम की नहीं रही। मैं तुझे कहा था कि चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर तेरे जिंदा रहने का कोई फायदा ही नहीं है, और इसीलिए ये ले। ये कहते हुए उसने एक बड़ा सा इंजेक्शन उसकी गर्दन में गड़ा दिया और पूरा इंजेक्शन उसकी गर्दन में घुसा दिया। उस लड़की की बस सिर्फ एक चीख ही निकल पाई और उसके बाद वो वहीं पर ढेर होकर गिर गई। ये नजारा देखकर मेरे और रूपा दोनों के होश फाख्ता हो गए थे। ये बुढ़ा तो बहुत ही खतरनाक था। इसके बाद उस बुढ़े ने उस लड़की को जंजीरों से खोला और घसीटते हुए उसे कहीं बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। न जाने वो उस लड़की के साथ क्या करने वाला था। मैं तुरंत ही घबरा कर उठी तो देखा कि मेरे पैर में भी उस बुढ़े ने जंजीर डाली हुई थी, लेकिन वो जंजीर लंबी थी और इसीलिए मैं उस कमरे में लगी हुई खिड़की के पास पहुंच गई। बाहर जब मैंने झांक कर देखा तो सामने एक बड़ा सा गार्डन था जहां बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे और ढेर सारे पेड़ पौधे थे। लेकिन तभी मेरी नजर एक बड़े से गड्ढे पर पड़ी जो वहां पर खुदा पड़ा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि ये गड्ढा किसी की कब्र के लिए खोदा गया है। अभी मैं ये सब देख ही रही थी कि तभी वो आदमी उस लड़की को घसीटते हुए उस गड्ढे के पास ले आया और उसने एक झटके से लात मारकर उस लड़की को उस गड्ढे में डाल दिया और फिर धीरे धीरे उस पूरे गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। इसके बाद पास में रखे हुए कुछ पौधों को उसने उस लड़की की कब्र के ऊपर लगा दिया। अब तो कोई भी देखकर ये बता ही नहीं सकता था कि नीचे अभी कुछ देर पहले उस आदमी ने एक लड़की को इसमें गाड़ दिया है। ये नजारा मेरा दिल दहलाने के लिए काफी था। मेरी आंखों से तो आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं तुरंत ही दौड़ कर आकर अपनी जगह पर बैठ गई। मैंने अपने आंसू पोंछे क्योंकि अब शायद वो बुढ़ा हमारे कमरे में ही आ रहा था। उसके कदमों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो उस कमरे में कदम रखता मैंने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे दिखाया कि जैसे मैं अभी भी बेहोश हूँ। वो बुढ़ा कमरे में आया और मुझे देखते हुए कहने लगा, ओह मेरी रानी को अभी तक होश नहीं आया। मैं भी बड़ा जालिम हूँ, इतनी कसके मारने की जरूरत ही क्या थी। सॉरी जाने मन जो मैंने तुम पर इतना जुल्म किया, लेकिन बस एक बार तुम मेरी हो जाओ, फिर तुम देखना मैं तुम्हें कैसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखता हूँ। अब बस और इंतजार ना करवाओ, जल्दी से होश में आ जाओ ताकि मैं अपनी तमन्ना पूरी कर सकूं। इसके बाद उसने रूपा की तरफ देखा और कहा, वैसे कम तुम भी नहीं हो, खूबसूरत तुम भी बहुत हो, और इसीलिए तो मैं तुम दोनों को एक साथ अपनी दुल्हन बनाऊंगा और दोनों से साथ में ही अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकल गया और थोड़ी ही देर के बाद एक कार के स्टार्ट होने की आवाज हमें सुनाई दी। मैं तुरंत ही फिर से खिड़की के पास गई तो देखा कि वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं बाहर चला गया था। मैंने रूपा से कहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है,
कम से कम अब मुझे बताओ ये कौन है और हम लोग यहाँ पर आकर कैसे फंस गए, क्योंकि मैं तो इस आदमी को जानती भी नहीं, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। रूपा कहने लगी, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आप इस आदमी को नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ। मैंने हैरत से कहा कि कौन है ये? रूपा कहने लगी, मैं आपको शुरू से सब कुछ बताती हूँ। दरअसल मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। मैं शहर की लड़कियों के जैसे खूब स्टाइलिस्ट कपड़े पहनना चाहती थी और चाहती थी कि मेरे भी बहुत सारे प्रेमी हों जो कि मुझ पर पैसे लुटाएं और मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करें, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट दें। गांव में रहकर तो ये सब कुछ हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं शहर चली जाऊंगी। और फिर जब मुझे आपके यहाँ काम करने का ऑफर मिला तो मानो मेरी कल्पनाओं को पंख लग गए थे। मैंने सोचा कि ये तो मेरी ख्वाहिशों को पूरी करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि आप तो अपने काम पर चली जाया करोगी और मैं पूरा दिन घर में अकेली रहूंगी, और एक अकेले आदमी का भला कितना काम। इसीलिए मुझे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का भी मौका मिल जाएगा। और फिर मैं आपके घर जाकर वही करने लगी। आप तो अब कई कई दिनों के लिए शहर से बाहर भी चली जाती थी, इसीलिए मैंने आपके स्टाइलिस्ट कपड़ों को पहना और आपका मेकअप भी यूज किया और अपनी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फोटोज खींची। इसके बाद आजकल जो फ्रेंडशिप वाले ऐप हैं उन पर मैंने अपनी तस्वीर डाली और खुद को एक बहुत ही अमीर लड़की दिखाया, जिस पर मेरी कई सारे अधेड़ उम्र के आदमियों से दोस्ती हो गई। ये बड़ी उम्र के आदमी कम उम्र की लड़कियों से दोस्ती करने के लिए मरे जा रहे होते हैं और इसके लिए ये उन पर ढेर सारा पैसा भी खर्च करते हैं। मैंने भी इस बात का फायदा उठाया और कई सारे आदमियों के साथ दोस्ती की, और वो मुझे जब भी कहीं मिलने के लिए बुलाते थे तो मैं आपके कपड़े ही पहनकर उनके साथ खूब घूमने जाती थी। वो लोग मुझे एक से एक बढ़िया मॉल में लेकर जाते थे और बहुत महंगी महंगी शॉपिंग कराते थे। मैं बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती थी। इसके अलावा वो लोग मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे, जिसे देखते हुए मेरा लालच दिन व दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। और अब मैं उन लोगों से कभी हीरे की अंगूठी, कभी मोबाइल, तो कभी हीरे के हार की डिमांड करने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, इसलिए उन्हें भी मुझसे बदले में वो चाहिए था जो दुनिया का हर आदमी एक औरत से चाहता है। लेकिन मैं वो सब नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ उनका फायदा उठाना चाहती थी। इसलिए मैंने उनसे यही कहा कि मेरी बड़ी बहन है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मैं उनसे बहुत डरती हूँ। वो हर वक्त मुझ पर नजर रखती है और जैसे ही अगर कभी वो लोग मुझे कहीं होटल में ले जाने की बात करते या किसी जगह पर वो मेरे साथ ज्यादा नजदीकियां बढ़ाते तो मैं आपका बहाना बना देती थी कि दीदी मुझे घर बुला रही है, दीदी का फोन आ रहा है, वो घर लौट आई है। ये सारे बहाने करके मैं उनसे अपना पीछा छुड़ा लेती थी, लेकिन मेरा फायदा खूब हो रहा था। रूपा की बात सुनकर मैंने उससे कहा, तो इसका मतलब उस दिन जो सामान फैला हुआ था वो इस वजह से नहीं था कि तुम एक्सपायरी डेट चेक कर रही थी, बल्कि तुम मेरा मेकअप कर रही थी। रूपा रोते हुए कहने लगी, हाँ दीदी, मैंने कहा इसीलिए मुझे मेरी पार्टी वाली ड्रेसेस भी बहुत बिखरी हुई लगती थी, लेकिन मुझे लगता था कि शायद ये मेरी गलत फहमी है और इसी वजह से जब भी मैं घर आती थी तो तुम मुझे गायब ही दिखती थी। रूपा कहने लगी, हाँ दीदी, क्योंकि आपके घर से जाते ही मैं भी इन लोगों के साथ घूमने के लिए निकल जाती थी और इस ऐप से मेरी इस बुढ़े से भी दोस्ती हुई थी। ये करोड़पति आदमी है। मैंने सोचा कि इससे जितना पैसा ऐंठ सकती हूँ उतना ऐंठ लेती हूँ और इसीलिए मैंने इससे कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ाई और इसे अपने घर तक लेकर आने लगी थी। आप कह रही थी ना कि घर के बाहर आपने एक गाड़ी वाले को देखा था, वो और कोई नहीं बल्कि वो यही था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सीधा सादा सा दिखने वाला बुढ़ा साइको निकलेगा। ये तो पूरी तरह से पागल है। मैंने रूपा से कहा, साइको, आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? रूपा कहने लगी, दीदी, दरअसल कल इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगा कि कोई पब्लिक प्लेस होगा जहाँ ये मुझे लेकर आना चाहता है, लेकिन जैसे ही ये मुझे इस बंगले में लेकर आया
और यहाँ मैंने देखा कि ये तो आबादी से बहुत दूर है, तो मेरे दिमाग की घंटी बजने लगी। मुझे लगा कि आज तो मैं फंस गई। ये मुझे बड़े प्यार से घर के अंदर ले जाने लगा। कहने लगा, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था और आज वो मौका मेरे हाथ आ ही गया। आज तो तुम्हारी दीदी भी बाहर गई हुई है और तुम्हें भी आज किसी बात की जल्दी नहीं है, तो फिर चलो हम अपने रिश्ते की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। ये कहते हुए उसने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, मैं तुरंत ही पीछे पलट गई और मैंने झूठा बहाना बनाया कि आपका मेरे पास फोन आ रहा है। मैंने कहा कि दीदी का फोन आने लगा है, लगता है वो घर आ गई है। वो अक्सर ऐसा ही करती है, वो अचानक घर आ जाती है। आप मुझे जल्दी से घर छोड़ दीजिए, वरना दीदी बहुत नाराज होगी। मैं जैसे ही उसकी कार की तरफ भागी, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कहने लगा, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे पैसे लूटती रहोगी और बदले में मुझे कुछ भी नहीं दोगी? आखिर मैंने तुम पर इतना जो खर्चा किया है, उसका कुछ मुझे भी तो इनाम मिलना चाहिए। इसके बाद उस बूढ़े ने मुझे घसीटते हुए घर के अंदर फेंक दिया। मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं जो हमारी चीखें सुने। लेकिन जैसे ही मेरी नजर सामने की दीवार पर पड़ी, तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थीं। सामने की दीवार पर न जाने कितनी सारी लड़कियों की तस्वीरें टंगी हुई थीं और जिन पर हार चढ़ा हुआ था। मैं अभी उन्हें देख ही रही थी कि ये बुढ़ा पागलों के जैसे हंसने लगा। कहने लगा, क्या देख रही हो जाने मन? ये लड़कियां भी तुम्हारी तरह ही मेरी प्रेमिकाएं रही हैं। क्या करूं, मैं एक हफ्ते से ज्यादा किसी भी लड़की के साथ सुखी रह ही नहीं पाता हूँ। एक हफ्ते के बाद ही मुझे किसी दूसरी लड़की की जरूरत महसूस होने लगती है और इसीलिए जब मेरा काम इन लड़कियों से पूरा हो जाता है तो फिर मैं उन्हें और दूसरे आदमियों के हवाले कर देता हूँ। आखिर इन पर इतना खर्चा जो किया है तो वो सारा वसूल भी तो करना पड़ेगा, और फिर जब ये वसूली पूरी हो जाती है और ये लड़कियां मेरे किसी काम की नहीं रहती तो उन्हें मार के यहीं अपने इस गार्डन में जमीन के नीचे दबा देता हूँ। लेकिन देखो, मैं इतना शरीफ हूँ कि इन्हें भुलाता नहीं हूँ, इन्हें पूरा सम्मान देता हूँ और उनकी तस्वीर को हार चढ़ाकर टांग देता हूँ। ये सारी मेरी पत्नियां हैं, तो कम से कम इतना सम्मान तो इन्हें मिलना ही चाहिए। ये सब भी बेचारी मुझे बहुत सीधा और खुद को चालाक समझ रही थी। ये भी तुम्हारी तरह ही थी। इनको लगता था कि ये मुझसे अपना काम निकलवाती रहेंगी और मुझे बेवकूफ बनाती रहेंगी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि दरअसल मैं तो खुद मुर्गी को हलाल करने से पहले उसे जमकर दाने खिला रहा था। उसकी बातें सुनकर मैं रोने लगी थी तो कहने लगा, देखो, रो रो कर अपनी ये खूबसूरती खराब ना करो। और तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम अब मेरी होने वाली पत्नी हो पूरे एक हफ्ते के लिए। इधर देखो, मैंने शादी की भी सारी तैयारी करके रखी हुई है। मैंने जैसे ही नजर घुमाकर देखा तो वाकई में वहां पर पूरा मंडप सजा हुआ था। वो बुढ़ा कहने लगा, रूपा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुमने मुझे अपने घर बुलाकर और अपनी दीदी को दिखाकर मेरी ख्वाहिश और बढ़ा दी। मैंने जब पहली बार तुम्हारी दीदी को देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने अब तक इतनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, लेकिन उसके जैसी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी, और ऐसी बला सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम दोनों से एक साथ शादी करूंगा, क्योंकि मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा है। मैंने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े कि वो आपके साथ कुछ भी ना करे, लेकिन वो कहने लगा कि अब तो मेरा दिल उस पर आ चुका है। क्या करूं? जिस दिन से मैंने उसे देखा है वो तो मेरी नजरों में ही बस गई है, और इसके बाद वो मुझे बांध कर कहीं चला गया और फिर अब वो आपको भी यहाँ ले आया। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती तो आप भी इस जाल में नहीं फंसती। मैंने ही उसे आपका घर दिखा दिया और तभी उसकी गंदी नजर आप पर पड़ी और उसने आपके साथ भी वही किया जो उसने मेरे साथ किया। ये कहकर रूपा जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने रूपा से कहा कि मैं तो तुम्हें कितना सीधा और सुलझी हुई लड़की समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत ही बिगड़ी हुई निकली। अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने का भला ये भी कोई रास्ता होता है? अगर तुम्हें इतना ही शौक था कि तुम शहर की लड़कियों के जैसे कपड़े पहनो
और उनके जैसा ही लाइफ स्टाइल अपनाओ तो उसके लिए मेहनत करती। तुम मुझसे कहती मैं तुम्हें आगे पढ़ने लिखने में मदद करती, लेकिन तुमने तो गलत रास्ता चुना। तुम्हें लगा कि तुम इस आदमी को चूना लगा दोगी और इसका फायदा उठाकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करोगी, लेकिन देख लो तुम्हारी ख्वाहिशों का ये नतीजा है कि आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तुम ये कैसे भूल गई रूपा कि इस दुनिया में मुसीबत सिर्फ औरतों पर ही आती है, आदमियों पर आफत कम ही बरसती है। अब सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हम यहाँ से कैसे निकलें। अभी हम लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से हमें गाड़ी की आवाज सुनाई दी और वो बुढ़ा वापस लौट आया तो मुझे और रूपा दोनों को घसीटकर वो बाहर की तरफ ले जाने लगा। हम अपनी पूरी ताकत आजमा रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने उसके सर पर अपना सर जोर से मारा, जिससे वो नाराज हो गया और कहने लगा कि मैं तेरे साथ नरमी बरत रहा हूँ तो तू मुझे बेवकूफ समझ रही है। ठीक है, अब मैं यही और अभी तेरी इज्जत तार तार करूंगा और उसके बाद ही तेरी अकल ठिकाने आएगी। ये कहते हुए उसने मेरे कपड़ों को खींचना शुरू कर दिया। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वो बुढ़ा बिल्कुल पागल हो गया था। वो मुझे अपनाने के लिए बौखलाया जा रहा था, लेकिन तभी रूपा ने एक लात खींचकर उसके कंधे पर मारी, जिससे वो लड़खड़ा कर पास में रखी हुई टेबल के पास जाकर गिरा और वो टेबल का कोना उसके सर से लग गया, जिससे उसके सर से खून आने लगा। ये देखकर वो गुस्से में पागल हो चुका था। उसने आओ देखा न ताओ और पास ही पड़े एक लोहे के डंडे को उठाया और उसने 4-5 बार रूपा के ऊपर कर दिए। मैं चीखती रह गई, लेकिन मैं रूपा को बचा न सकी। रूपा बेचारी ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद उस बुढ़े ने मेरी तरफ डंडे को दिखाते हुए कहा कि देखो रानी, अब मेरी बात प्यार से मान जाओ। इसे तो मैंने ऊपर पहुंचा दिया है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सच कहता हूँ तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए मेरे गुस्से का अब और इम्तिहान मत लो और चुपचाप मेरी बन जाओ। उसके ऐसे रूप को देखकर मैं बहुत डर गई थी। बार बार मेरी नजर रूपा पर ही जा रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन रूपा मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ देगी। इसके बाद वो बुढ़ा मुझे शादी के मंडप में लेकर गया और उसने मुझे अग्नि कुंड के सामने बिठा दिया। वो खुद ही मंत्र पढ़े जा रहा था और साथ में बहुत खुश भी होता जा रहा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाली थी। मुझे अब हर हाल में रूपा की मौत का बदला भी लेना था और उसने अब तक जिन भी लड़कियों के साथ बुरा किया था उन्हें भी उसके चुंगल से छुड़ाना था। मेरे हाथ उसने अभी तक बांध रखे थे और उन बंधे हुए हाथों से ही मैं हवन सामग्री को उठाकर अग्नि कुंड में डाल रही थी। मैंने तुरंत ही हवन सामग्री की प्लेट को उठाया और पूरी प्लेट उस आदमी की आंखों की तरफ उड़ेल दी, जिससे वो बुरी तरह से बिलबिला गया। उतनी देर में जब तक वो संभलता, मैंने अपने हाथों की रस्सियों को उस अग्नि कुंड की आग के ऊपर किया, जिससे कुछ ही देर में रस्सी पूरी तरह से जलकर टूट गई और मेरे दोनों हाथ खुल गए। लेकिन तब तक वो बुढ़ा संभल चुका था। वो गुस्से में मुझ पर टूट पड़ा कि तू मेरी बात मानेगी नहीं, लेकिन मैंने भी पास में रखी हुई कुर्सी को उठाकर उसके सर पर इतनी जोर से मारा कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। मेरे पास यहाँ से भाग जाने का मौका बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उन लड़कियों को इस दलदल से आजाद कराए बिना यहाँ से जा नहीं सकती थी। इसलिए मैं तुरंत ही भागती हुई ऊपर की तरफ गई, पर जैसे ही मैं उस हॉल में पहुंची, सच कहती हूँ उन लड़कियों की हालत देखकर मेरा दिल दहल गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें हर रोज जैसे किसी जानवर ने नोच कर खा लिया हो। शायद उनके साथ दिन में कई बार कई आदमी। ये सोचकर ही मेरी आत्मा घिन से भर गई थी, लेकिन मैं एक एक बेड के पास जाकर उनकी जंजीरों को खोल रही थी। पर वो बेचारी तो उस वक्त अपने पूरे होश और हवास में ही नहीं थी, जो वो मेरे साथ वहां से भाग सकती। मैं उन्हें उठाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन शायद इस आदमी ने उन सबको नशे के इंजेक्शन दे रखे थे और इसीलिए वो रो तो रही थी, लेकिन उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उठकर वहां से जा सकती। मैंने सोचा कि मैंने इनके सर पर पानी उड़ेल कर इन्हें होश में लेकर आती हूँ।
लेकिन उससे पहले ही मैं जैसे ही पीछे पलटी तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो बुढ़ा मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैंने सुना था कि बुरे आदमी का अंत जल्दी नहीं होता है, और आज इस हकीकत को मैं अपनी आंखों के सामने यथार्थ होते हुए देख रही थी। वो गुस्से में मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसने कसकर मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रही थी ताकि उससे खुद को छुड़ा सकूं, लेकिन मेरी ताकत उसके सामने जवाब देने लगी। मेरी सांसें थमने लगी थीं, मेरी आंखें बाहर आ रही थीं और वो पूरी ताकत से मेरा गला दबाता ही जा रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी ऊपर वाले का चमत्कार हुआ और पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस ने तुरंत ही उस बुढ़े से मुझे छुड़ाया। कुछ देर में जब मेरी हालत ठीक हुई तो मैंने पूरी कहानी पुलिस वालों को अपनी जुबानी कह सुनाई। मैंने कहा कि मैंने ही आपको फोन किया था। दरअसल जब मैंने उस बुढ़े के सर पर कुर्सी दे मारी थी तो उन लड़कियों को छुड़ाने से पहले मेरी नजर उस बुढ़े के मोबाइल पर पड़ी और मैंने तुरंत ही पुलिस को फोन करके खबर दे दी थी, और इसीलिए ऐन मौके पर पुलिस ने आकर मुझे उस आदमी से बचा लिया, वरना आज तो मेरा भी वही हाल होता जो रूपा का हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उन सभी कैदी लड़कियों को वहां से छुड़ाया। रूपा की लाश पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली थी। रूपा को देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन रूपा अपने लालच की भेंट चढ़ गई थी। उसने जो गलती की थी शायद ये उसकी सजा ही उसे मिली थी। मैं अपने घर वापस लौट आई, लेकिन इन 2 दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं पूरी जिंदगी भूल नहीं सकती थी। कुछ ही दिनों के बाद मुझे जिले के सबसे बड़े अधिकारी ने इतनी सारी लड़कियों की जान बचाने के लिए बहादुरी सम्मान दिया। मैं खुश तो बहुत थी, लेकिन सच कहूँ काश मैं रूपा को भी बचा सकती। काश आज रूपा भी मेरे साथ यहाँ जिंदा खड़ी होती। बाद में पुलिस ने मुझे बताया कि वो आदमी सनकी था, उसे कम उम्र की लड़कियों की सनक थी और इसीलिए उसने फ्रेंडशिप ऐप पर अपना अकाउंट बनाया था, क्योंकि आजकल लड़कियों को जल्द से जल्द अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला कोई इंसान चाहिए होता है, और इस तरह के आदमी उनकी ख्वाहिशों को पूरा करके उनका फायदा उठाते हैं और वो उनके जाल में फंस जाती हैं, जैसे कि रूपा फंस गई थी। और फिर उसके बाद जब इसका खुद का मतलब उन लड़कियों से पूरा हो जाता था और इसका मन भर जाता था, तब ये उन लड़कियों को दूसरे आदमियों के हवाले कर देता था। ये सब कुछ मेरे लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। इतने सालों बाद कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ मैं हंसी खुशी रह रही थी। रूपा के होने से मेरी जिंदगी में वो अकेलापन नहीं रहा था, लेकिन कहते हैं ना, भगवान आपके लिए किसी न किसी को भेज ही देता है। कुछ महीनों के बाद मेरे बॉस की तबीयत खराब रहने लगी और इसीलिए उनके बेटे ने कंपनी का सारा काम संभाल लिया, और इस दौरान मेरी और उनके बेटे के बीच में काफी नजदीकियां बढ़ गई थीं। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और एक दिन बॉस के बेटे ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं भी उसे पसंद करती थी, इसलिए मैंने तुरंत ही हाँ कह दिया और आज मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ। लेकिन आज भी रूपा की मुझे बहुत याद आती है। दोस्तों, आज के टाइम पर सोशल मीडिया का जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोग अब अपने साथ वाले दोस्तों से ज्यादा सोशल मीडिया पर दोस्ती करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसके बहुत बुरे नतीजे भी हैं, क्योंकि अगर कभी कोई बुरा इंसान आपसे जुड़ जाता है तो वह आपकी पूरी जिंदगी तबाह करके भी रख सकता है। खास तौर पर लड़कियों को तो बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर लड़कियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें देखते हुए अब वो टाइम नहीं है कि लड़कियां किसी पर भी भरोसा करें। तो इसीलिए कभी भी किसी भी अनजान से दोस्ती मत करिए। ख्वाहिशें हर इंसान की होती हैं, लेकिन अगर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है तो सबसे पहले मेहनत करना सीखिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और मेरी इस कहानी से आपको कोई अच्छी सीख मिली है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस भी आपको रेगुलर मिलती रहें। थैंक यू।